जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल एकेडमिक प्लस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पंडित जी। जो पीछे हमने पिछली वीडियो 12th क्लास NCERT ज्योग्राफी की बनाई थी, जो कंपटीशन और एकेडमिक दोनों बच्चों के लिए विशेष प्रभावी है और विशेष फायदा करेगी, विशेष ज्ञान को बढ़ाएगी, उसी ज्योग्राफी की वीडियो को आज हम आगे निरंतर करते हैं। दूसरा चैप्टर क्लास 12th NCERT सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर 2 जनसंख्या का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उसके बारे में हमने कई सारी चर्चाएं पिछली वीडियो में की थी। इस वीडियो को देखने से पहले विद्यार्थी हमारी पिछली वीडियो को अवश्य देखें, तभी इस वीडियो में दिए गए विषयों को समझ पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हमने पीछे छोड़ा था जनसंख्या के वितरण के बारे में, कहां कैसे जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में कौन से राज्य कौन से यूनियन टेरिटरी की कितनी है, उसकी हमने चर्चा की थी। अब हम ग्लोब के विषय में चर्चा करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पॉपुलेशन है विश्व में, वो 3 भागों में कैसे डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, विश्व के वो क्षेत्र जो सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती। दूसरा, मध्यम मिड जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। और तीसरा, विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। यानी विश्व में जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक वो क्षेत्र है जहां ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, एक वो क्षेत्र है जहां मध्यम जनसंख्या, और एक वो जहां विरल जनसंख्या। लेकिन इसका आधार क्या है? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? जहां पर 200 या 200 से ज्यादा 200 या 200 से ज्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो विश्व के वो क्षेत्र कैसे हैं? विश्व के वो क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? जहां 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है जहां 1 से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करता है? निवास करता है। वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। ऐसे पूरे विश्व को, पूरी ग्लोब को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अब इस अध्याय में जनसंख्या के वितरण में एक विषय और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? CBR और CDR। CBR और CDR अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर बेटा बर्थ रेट है, और अशोधित मृत्यु दर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और इसको CBR को क्या बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट। और ऐसे इसको क्या बोलते हैं? क्रूड डेथ रेट। हिंदी में अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, और इंग्लिश में क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। अब अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का सवाल 12वीं में आ जाता है बेटा। तो सबसे पहले CBR क्या है, अशोधित जन्म दर क्या है? अशोधित जन्म दर क्या है? ध्यान से सुनना। हम पहले क्या पढ़ा रहे हैं? CBR पढ़ा रहे हैं। प्रति 1000, ध्यान से देखना, स्त्रियों के द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या। इस बात को समझना बेटा,
प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या क्या है, CBR है। तात्पर्य क्या है कि 1000 स्त्रियों ने 1100 बच्चों को पैदा किया, तो जो पैदा किए गए हैं वो CBR नहीं है, इनमें से जितने जीवित बचे हैं वो CBR है। 1100 बच्चे पैदा हुए लेकिन 900 जीवित बचे, तो CBR 1100 में व्यक्त नहीं की जाएगी, 900 में व्यक्त की जाएगी, क्योंकि प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, CBR कहलाती है। जो बच्चे पैदा हुए वो CBR नहीं है, उनमें से जितने जीवित बचे, वो समय निर्धारित होता है 1 साल का, 2 साल का, उस आधार पर CBR को क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। अब उसके बाद CDR क्या है, यहां देखेंगे बेटा। CDR ये थोड़ा सा अलग, उससे डिफरेंट विषय है और उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे, अब इसको देखना बेटा। किसी क्षेत्र में, इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। किसी क्षेत्र में, हमने पहली बात लिखी, किसी क्षेत्र में कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, किसी क्षेत्र में। दूसरी बात, किसी वर्ष के दौरान। सबसे पहली बात कहते हैं हम किसी क्षेत्र में, ये मान लो क्या, नजफगढ़ में, किस क्षेत्र में, नजफगढ़ में, किसी वर्ष के दौरान 2020 में, किसी वर्ष के दौरान 2020 में, किसी क्षेत्र में, किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की क्या है बेटा, संख्या। इस बात को ध्यान रखना। पहली बात हमने इसको तोड़ दिया, किसी क्षेत्र में। क्षेत्र कौन सा, हम नजफगढ़ को मान लेते हैं। किसी वर्ष के दौरान, वर्तमान समय 2020, 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है, CDR कहलाती है। तात्पर्य क्या है, अशोधित मृत्यु दर। इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब उसके बाद इसमें दूसरा विषय कौन सा आता है इस चैप्टर में, इसमें दूसरा विषय आता है प्रवास। और कंपटीशन में भी कई सारे सवाल इसमें से पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि आजकल ज्योग्राफी में सवाल जो है टेक्निकल सवाल ज्यादा आते हैं। प्रवास, प्रवास मीन्स माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चला जाता है तो वो प्रवास कहलाता है। अब हमने कहा कि जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रवास कहलाता है। अब इस माइग्रेशन में बेटा 2 बातें विशेष डिपेंड करती हैं। क्या बातें डिपेंड करती हैं, एक तो उद्गम स्थान और दूसरा गंतव्य स्थान। बेटा एक तो ओरिजिन पैलेस, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पैलेस, और दूसरा डेस्टिनेशन पैलेस। एक तो ओरिजिन पैलेस और दूसरा डेस्टिनेशन पैलेस। एक उद्गम स्थान और दूसरा गंतव्य स्थान। माइग्रेशन के अंदर पहला स्थान कौन सा है, जहां से व्यक्ति निकला है वो ओरिजिन पैलेस है, और जहां पर पहुंचा है वो गंतव्य स्थान है। 2 बातें डिपेंड। ऐसा ही तो होता है प्रवास, माइग्रेशन में व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने चला जाता है, वो माइग्रेशन है। और माइग्रेशन में एक उद्गम स्थान जहां से गया है और एक गंतव्य स्थान जहां पर पहुंचा है, एक ओरिजिन पैलेस और दूसरा डेस्टिनेशन पैलेस। अब माइग्रेशन देखो बेटा, माइग्रेशन के टाइप जो है ना वो कई प्रकार से हो सकते हैं। माइग्रेशन के टाइप कई प्रकार से हो सकते हैं। माइग्रेशन गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव और गांव से गांव, ऐसा भी हो सकता है। गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव और गांव से गांव। एक व्यक्ति एक गांव को छोड़कर किसी दूर के दूसरे गांव में जाकर निवास करने लग जाता है, तो ये माइग्रेशन के प्रकार है। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, 12वीं में एनसीईआरटी में ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। अब इसमें एक टॉपिक और बेटा ऐड करते हैं, इसमें आ जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ये यहां देखना, प्रवास की धाराएं। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है प्रवास की धाराएं, प्रवास के टाइप, प्रवास की धाराएं। कई बार इन दोनों को मिला भी दिया जाता है।
तो प्रवास में क्या बताया, देखो प्रवास एक तो क्या होता है बेटा, स्थायी, परमानेंट। माइग्रेशन जो व्यक्ति करेगा परमानेंट करेगा। एक माइग्रेशन होता है अस्थायी, टेम्पररी, और एक माइग्रेशन होता है मौसमी, सीजनल। परमानेंट माइग्रेशन, टेम्पररी माइग्रेशन और सीजनल। जैसे हमारे यहां पर खेती फसलों की कटाई के समय हजारों की संख्या में लेबर फसल काटने आती है, तो वो माइग्रेशन है, लेकिन कैसा है, सीजनल है, मौसमी। ठीक है, उदाहरण है इसका। अब एक बड़ा क्वेश्चन और इसके साथ जुड़ता है, प्रवास के कारण। ये बात देखना बेटा, प्रवास के कारण व्यक्ति माइग्रेशन किन कारणों से करता है, किस कारण से व्यक्ति माइग्रेशन करता है। तो माइग्रेशन के पीछे बड़ा कारण क्या है, दो फैक्टर है बेटा, एक पुल फैक्टर और एक पुश फैक्टर। कैसे फैक्टर है बेटा, दो फैक्टर हैं, एक पुल फैक्टर और एक पुश फैक्टर। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, उसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, वैसे ही समझाते हैं कि दो प्रवास के दो कारण हैं, एक पुल फैक्टर है और एक पुश फैक्टर है, एक प्रतिकर्ष कारक है और एक अपकर्ष कारक है। बात को समझने की बात है। जो भी व्यक्ति माइग्रेशन करता है, माइग्रेशन एक तो व्यक्ति आकर्षण के कारण करता है, अट्रैक्शन के कारण। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहां से छोड़कर शहरी क्षेत्रों में जाकर बस गए, अच्छी शिक्षा है, अच्छे स्कूल हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा माहौल है, अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, अच्छा एनवायरमेंट है, ठीक है ना, हर प्रकार की सर्विसेज, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, पर्सनल और बिजनेसल, हर प्रकार की सर्विसेज वहां मौजूद हैं। तो एक तो व्यक्ति अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्शन के कारण माइग्रेशन करता है कि सुविधाओं के लालच में अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर शहरी क्षेत्रों में बस गया। दूसरा कारण माइग्रेशन का होता है बेटा मजबूरी। व्यक्ति माइग्रेशन करता है मजबूरी के कारण। सरकारें खराब हैं, बाढ़ है, भूकंप हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध की स्थिति है, टेररिज्म है, आतंकवाद है, तो मजबूरी के कारण जब अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़े, तो वो भी प्रवास का कारण है। तो प्रवास के दो कारण, एक आकर्षण के कारण प्रवास हुआ और एक मजबूरी में प्रवास हुआ। इसलिए प्रवास के रीजन को दो भागों में डिवाइड किया गया, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। एक तो खींचा गया, एक हम खिंच गए, आकर्षण के कारण, खिंचाव के कारण अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गए, और एक धकेल दिए गए। ठीक है, धकेल दिए गए यानी मजबूरी में हमें अपने स्थान को छोड़कर जाना पड़ा। अब इसको बेटा मिटाते हैं, आगे चलते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना खींच सकता है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये चैप्टर पिछली वीडियो को जरूर देखें अगर इस वीडियो को समझना है तो। ठीक है, सभी बच्चों के लिए विशेष है ये वीडियो। आज का विषय 12वीं के बच्चों के लिए ज्यादा विशेष है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहली वीडियो में जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, जो कंपटीशन के लिए विशेष हैं, ठीक है, और एकेडमिक में भी सवाल आते हैं, क्योंकि आजकल एकेडमिक 12वीं के बच्चों में भी 20 सवाल एमसीक्यू आते हैं, जो जैसे कंपटीशन के बच्चे एग्जाम देते हैं, तो सबके लिए जरूरी है। तो हमने पढ़ाया विश्व में जनसंख्या का वितरण 3 भागों में, फिर एक सीबीआर और सीडीआर पढ़ाया, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, इनकी हमने डेफिनेशन दी दोनों की। फिर हमने प्रवास पढ़ाया, माइग्रेशन की परिभाषा दी, टाइप बताई, धाराएं बताई और कारण बताए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अभी एक विषय विशेष इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जनांकीय है संक्रमण का सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, साथ साथ इसमें 3 सवाल बनते हैं बेटा। जनांकीय चक्र, और तीसरा इस जनांकीय चक्र की 3 अवस्थाएं। जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है, और ये डेमोग्राफिक साइकिल है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और इससे जुड़ा हुआ डेमोग्राफिक साइकिल, और इसकी 3 स्टेज हैं। अवस्थाएं मीन्स 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं। तो सबसे पहले हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ये क्या है, इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज भी बेटा जनसंख्या को जानने के लिए होता है।
इसका यूज किसके लिए होता है? जनसंख्या को जानने के लिए होता है। कैसे? देखो बात को, किसी भी बात को हम पढ़ते हैं तो उसको तोड़कर पढ़ते हैं तो आसानी से समझ में आती। कैसे? पहली बात, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए, सबसे पहली बात, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किस लिए यूज होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है। क्या कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं? अगर हमें किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन को क्या करना है? शो करना है। लेकिन किस में बेटा? प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में। यहां हमने इस थ्योरी का यूज किसके लिए किया? वर्तमान के लिए किया, कि आज किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अगर वर्णन करना है तो हमें कौन से सिद्धांत को यूज करना है? जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। दूसरी बात, भविष्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी? भविष्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी? भविष्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी? इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए, इसका क्या करने के लिए? इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए। देखो बेटा, पहले तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना है तो वर्तमान में हो जाएगा, लेकिन भविष्य में अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या हमें बतानी है कि कल क्या होगा, आज हम यहां खड़े हैं, 2 घंटे बाद हमारे साथ क्या होगा, क्या कोई निश्चित कर सकता है? निश्चित तो नहीं कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है? गैस कर सकता है। तो इसी कारण से इस सिद्धांत का यूज भविष्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी, इसका क्या लगाने के लिए? पूर्वानुमान लगाने के लिए इसी सिद्धांत का यूज किया जाता है। उसके बाद जनांकीय चक्र। ये जनांकीय चक्र क्या बताता है? समय के अनुसार क्या है बेटा? परिवर्तन है। और परिवर्तन किसके अंदर? जनसंख्या में। जनांकीय चक्र डेमोग्राफिक साइकिल है। हम कभी छोटे थे, आज बड़े हो गए, बूढ़े भी हो जाएंगे, तो साइकिल है ना। जीवन एक साइकिल की तरह, पहिए की तरह घूम रहा है। वैसे ही जनांकीय चक्र समय के अनुसार परिवर्तन को शो करता है। कैसे? यहां देखना है ध्यान से। समय के अनुसार परिवर्तन। एक व्यक्ति कैसा है? खेतीहर है, प्लस ग्रामीण है, प्लस अशिक्षित है। खेतीहर है, ग्रामीण है, प्लस अशिक्षित है, और समय के साथ उसमें परिवर्तन हो गया और वो खेतीहर से क्या हो गया? औद्योगिक हो गया। ग्रामीण से क्या हो गया? नगरीय हो गया। और अशिक्षित से क्या हो गया? शिक्षित हो गया। यही जनांकीय चक्र है जो जनसंख्या में समय के अनुसार परिवर्तन को क्या करता है? शो करता है। इस जनांकीय चक्र की 3 अवस्थाएं हैं बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी 12वीं की किताब में बड़े सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन पहली अवस्था को मैं समझाता हूं। 2 अवस्थाएं आप बुक में से पढ़ोगे, बड़ी आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसानी से। थोड़ा सा प्रयास करना, उसके पूरे आधार को मैं बनवाता हूं। तो 3 अवस्थाएं। फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज में क्या है? ये भी जनसंख्या को बताती है। इसमें जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। इसमें बेटा जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है और बर्थ रेट भी ज्यादा है। फर्स्ट स्टेज में किताब में, बुक में क्या लिखा होगा बेटा? उच्च प्रजननशीलता, ये शब्द लिखा होगा, तो उसका मतलब यही है। और उच्च मृत्यता, यानी मृत्यु दर भी ज्यादा और जन्म दर भी ज्यादा पहली स्टेज में इस चक्र की। लेकिन क्यों बेटा जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा क्यों है? यह बात समझने की है। मृत्यु दर ज्यादा क्यों है? क्योंकि उस समय सुविधाएं नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए डेथ रेट ज्यादा है। डेथ रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि सुविधाएं नहीं है, समय पर उतना अच्छा लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी बेस्ट नहीं है, इसी कारण से डेथ रेट ज्यादा है, मरने वालों की संख्या ज्यादा।
तो फिर पैदा होने वालों की संख्या क्यों ज्यादा है? भाई मरने वालों की संख्या ज्यादा है क्योंकि सुविधाएं नहीं है, इसीलिए लोगों में डेथ रेट ज्यादा है। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, छोटी सी बीमारी से भी मौत हो जाती। लेकिन जन्म दर ज्यादा क्यों है, इस बात को जरा समझना है। जन्म दर ज्यादा क्यों है? क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा है। मृत्यु दर ज्यादा है तो इस मौत के लॉस को पूरा करने के लिए क्या ज्यादा है? जन्म दर ज्यादा है। पर सवाल आए कि क्या मृत्यु दर के लॉस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करके ही पूरा किया जा सकता है? उसके पीछे कारण है। हमने पहली बात बताई कि यहां पर मृत्यु दर ज्यादा है, इसलिए उस लॉस को पूरा करने के लिए जन्म दर ज्यादा है। लेकिन क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न हैं, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज को करने वाले लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करने वाले हैं, प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, तकनीकी स्तर निम्न है, मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं है लोगों के पास, मशीनें नहीं है लोगों के पास, खेती करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में हैं, टेक्निकल लेवल कमजोर है, इसीलिए खेती करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर की आवश्यकता है, काम की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, क्योंकि तकनीकी ज्ञान शून्य है। और इसी कारण से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जन्म दर ज्यादा है। जन्म दर ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में संलग्न हैं और तकनीकी स्तर बिल्कुल जीरो है, शून्य है। और प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए, खेती के लिए लेबर की जरूरत है। इसी कारण से इस मृत्यु दर के लॉस को पूरा करने के लिए जन्म दर क्या है? ज्यादा है। और उसका रीजन क्या है? ये है। ये बेटा पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। पहली स्टेज में जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा। मृत्यु दर ज्यादा क्यों है? सुविधाएं नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जन्म दर ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोग खेती से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल लेवल कमजोर है। आज की तरह नहीं स्विच दबाया ट्यूबवेल से पानी, स्विच दबाया मशीनों से एकदम फसल तैयार होकर निकाली और अनाज सामने आ गया, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बड़ी मेहनत थी और मेहनत में लोगों की जरूरत थी, परिवारों में लेबर की जरूरत थी, श्रम की जरूरत थी। तो मरने वाले लोगों की संख्या क्यों ज्यादा थी ये तो पता चल गया। लेकिन पैदा होने वाले लोगों की संख्या क्यों ज्यादा थी? क्योंकि लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न थे, तकनीकी स्तर जीरो था और काम के लिए, घर के लिए लोगों की जरूरत थी, मेहनत की जरूरत थी। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और इस वीडियो को पूरी तरह से जानने के लिए मेरी पिछली वीडियोज को जरूर देखें। हम अत्यधिक श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं किन बच्चों के लिए? क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान, इस कोविड-19 संकट के दौरान 12वीं के बच्चों के लिए, कंपटीशन के बच्चों के लिए बड़ी समस्याएं हैं, ट्यूटर की समस्याएं हैं, स्कूलों के टीचरों की समस्याएं हैं, प्रभावी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है और बच्चे चिंता से ग्रस्त हैं स्कूलों के। इसीलिए और आजकल YouTube पर इन सब्जेक्टों को लेकर कोई विशेष चैनल मौजूद नहीं है। इसीलिए इन बच्चों के लाभ के लिए, इन नन्हे पौधों के लाभ के लिए, जो देश के युवा हैं, देश का आधार हैं, उनके लिए, उनको कोई परेशानी ना हो, हम पसीना बहा रहे हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। ठंडे माहौल में भी जहां हम खड़े हैं वहां सुविधाएं हैं, एयर कंडीशनर सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी ये समर्पण ही शरीर से पसीने को पैदा करता है। और ये पसीना आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए बहाया जा रहा है कि घर बैठे बच्चे आसानी से सही ज्ञान, सही पढ़ाई को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। जय श्री राम।